सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पूर्ण बहुमत से सरकार तो इस बार लगभग किसी की नहीं बन रही है, क्योंकि त्रिकोणीय समिति का चुनाव जो है तो आज तीसरे चरण पर चला गया। ऐसा कि सबको स्थितियां पता है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, सबको पता है कि आज पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना बड़ा असंभव है, क्योंकि 2018 से आपको ही पता है कि स्थितियाँ डामाडोल हुई। और जब एक कहा जाता था कि निर्दलीय विधायक चुनाव जीत करके नहीं आ सकते हैं, लेकिन 2018 में भी हुआ और उसके बाद भी जो है तो धीरे धीरे मोमेंट कहीं ऐसा बनता गया, तो लोग टूट फूट करके जो है तो विधायक बनना शुरू हुए। अब मान लीजिए जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक तो विधायक रह जाएंगे, क्योंकि सरकार बनने से रही। तब फिर आम आदमी पार्टी के विधायक कैसी प्रतिक्रिया में जो है तो अपनी भूमिका निभाएंगे क्षेत्रों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में चाहे सरकार जिसका भी हो, लेकिन जो पंचायत स्तर का बात देख लें आप, ग्राम पंचायत स्तर का बात देख लें आप, ग्राम पंचायत में भाजपा या कांग्रेस या अन्य दल के जो लोग सरपंच जो प्रत्याशी होते हैं, गवर्नमेंट का जो योजना होते हैं, उन योजनाओं को लाने का उनके पास क्षमता होती है, तो वो गांव में विकास काम करते हैं सरपंच, चाहे सरकार जिसकी भी हो। अगर वो सक्षम विधायक है अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के जनताओं को अगर समस्या दिलाने के लिए, उनकी समस्याओं में खड़े होने के लिए, उनके अधिकार को लड़ने के लिए, व्यक्ति डिपेंड उस पर करता है अपने आप पे। अगर सक्षम व्यक्ति, सक्षम विधायक अगर चुनकर जाते हैं तो वो विकास का कार्य करेंगे और जनता तक वो विकास पहुंचाएंगे, चाहे उनकी सरकार रहे या ना रहे। अगर सक्षम होना चाहिए इसमें, तो अगर सक्षम नहीं है तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? मेरी सरकार नहीं है भैया, मेरी सरकार होती तो मैं विकास करता। अरे जब तुम्हारा सक्षम नहीं हो तो तुम चुनाव क्यों लड़े भाई? मैं तो यही कह रहा हूँ, आज जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुनाव जीतते हैं बीजेपी या कांग्रेस के, अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं, मेरी सरकार है नहीं है। अरे तुमको जब तुम्हारी सरकार नहीं तो तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए ना भाई, तुम खुद सक्षम नहीं हो। अरे सरकार चाहे किसका भी हो, अगर अपने आप में काबिलियत है, हिम्मत है, तुम्हारे पास ताकत है, सरकार किसी का भी हो, मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर सक्षम विधायक है तो अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज की हमारी खास चर्चा, जैसा कि आपको बता दूं, जानकारी होना चाहिए कि हमारी एक यात्रा जो लगातार जो है तो किसी न किसी विषय को लेकर के लगातार चल रही है। अभी तक जैसे हमने पूरे शहडोल संभाग का एक दौरा कर लिया है, और शहडोल संभाग के साथ कटनी ज़िले के साथ आज हम वर्तमान में डिंडौरी ज़िले में मौजूद हैं। और डिंडौरी ज़िले में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह के ये ग्रामीण अंचल क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो शहरों का एक पड़ाव, जहाँ पर आपका सहपुरा और एक तरफ डिंडौरी होता है। तो डिंडौरी ज़िले की विशेषता ये रही है कि यहाँ पर आप देखते होंगे कि लगातार कई वर्षों से जो है तो कई सारी योजनाओं का जो है तो संचालन किया जाता है, खासतौर पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी, और आज वर्तमान में जब भाजपा की सरकार है तब भी। तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में इतने वर्षों का जो एक राजनीतिक इतिहास रहा है, यहाँ पर कितना परिवर्तन आया? दूसरी तरफ यहाँ पर के रहवासियों को जो है तो आज भी वर्तमान की स्थितियों में देखते हुए ऐसा लगता है कि योजनाओं का जो संचालन है गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से करती है, अपने स्तर से करती है, लेकिन इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे जो विधायक हैं, जो कहीं ना कहीं पर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद शायद उस जनता को भूल जाते हैं कि इस जनता ने हमें वोट दिया है। एक छोटी सी आज हमारी खास चर्चा होने वाली है। यहाँ पर से जाने माने एक वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से हैं, अमर सिंह मार्को जी। अमर सिंह जी से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको जानकारी दूँ छोटी सी, कि विगत कई वर्षों का जो एक इतिहास रहा है, उस इतिहास में कितना परिवर्तन आया। यहाँ पर एक परियोजना को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें कुछ हद तक जीत हासिल हुई और कुछ हद तक जो है तो आज भी वो लड़ाई चल ही रही है, जिसे हम कहते हैं नर्मदा परियोजना। आपको पता होना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में आज आदिवासी बहुल क्षेत्रों का जिन्हें नाम दिया जाता है, उन्हीं में जैसे कि आप अमरकंटक की स्थिति देख सकते हैं, पुष्पराजगढ़ विधानसभा जिसे हम जान रहे हैं, डिंडौरी हो गया, मंडला हो गया, और इधर के जो आसपास के कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं, खासतौर पर वो जो विधानसभा क्षेत्र हैं। अमर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जिस नर्मदा परियोजना की लड़ाई को लेकर के आप लड़ रहे थे, उसमें कितने % तक आप लोगों ने जीत हासिल की, और नर्मदा परियोजना को लेकर के जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले मैं विश्वकर्मा जी आपके आदमी चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आम आदमी पार्टी जिला डिंडौरी की ओर से। और
जिस प्रकार से अभी जो बाहुल जिला आदिवासी बहुल जिला है मध्य प्रदेश का, ये आदिवासी मतलब कहना चाहिए कि 85% यहाँ लोग निवासरत हैं। यहाँ पर नर्मदा घाटी प्राधिकरण के जो द्वारा जो बांध बनाए जा रहे हैं राघोपुर मरवारी, जिसको लेकर हमने अभी विगत 6 महीने से लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं और शासन प्रशासन को ज्ञापन आवेदन के माध्यम से हम पत्राचार भी कर रहे हैं कि इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि इस बांध से जो विद्युत उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में सप्लाई नहीं की जाएगी, बाहर स्टेट में ही सप्लाई की जाएगी। तो रही बात विस्थापन की, तो विस्थापन की यहाँ पर जो आदिवासी जो निवासरत हैं डूब प्रभावित क्षेत्र में जो किसान हैं, उनकी भी कोई व्यवस्था बाहर से नहीं की गई है और सरकार के पास उतना ज़मीन भी नहीं है कि इतने जो 52 गाँव हैं, 52 गाँव को विस्थापन कर वहाँ पर बसाहट करा सके। और यहाँ पर देखिए, अगर इस प्रकार से यहाँ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जैसा एक्ट लागू है, प्रशासन को मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर वैसे एक्ट लागू कर दिया है, यहाँ शहडोल में अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई थी 15 नवंबर 2022 को, उनके द्वारा पेशा एक्ट कानून नवासी जिला है, नवासी विकास खंड है जो मध्य प्रदेश के अंदर, उनमें पेशा एक्ट लागू कर दिया। पर अभी तक प्रशासन के द्वारा उस पेशा एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, उसका उल्लंघन ही किया जा रहा है। बिना जो परियोजना से संबंधित मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, अभी जो राघोपुर मरवारी परियोजना जो बांध है, उस बांध में सबसे पहले महापंचायत प्रशासन को लगाना चाहिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत से अनुमोदन करवाना चाहिए प्रस्ताव नाक बांध बांधने की, पर उनके द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया गया, न किसी प्रकार की अनुमति ग्राम पंचायतों के माध्यम से लिया गया। जो कि हम जो 52 गांव के हैं, महापंचायत के माध्यम से या हर ग्राम पंचायत में जाकर हमने एक मुहिम चलाई। उस मुहिम के अनुसार से हमको प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो पेशा एक्ट वाला है और ग्राम पंचायत का ग्राम सभा जो है, उनका बांध निरस्त का प्रस्ताव भी हमने एकत्रित कर और हाई कोर्ट को पिटीशन दायर कर दिया है हमने। और उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा जबरन वहाँ पर बांध का निर्माण कार्य से संबंधित सर्वे का कार्य कराने के बाद धारा 11 और धारा 12 लागू कर सर्वे का कार्य कराया जा रहा है, जो कानूनन गलत है। देखिए क्या है, जब हम इस क्षेत्र की ओर आते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको ये पता कि आज पूरे मध्य प्रदेश में जो स्थितियाँ हैं, खासतौर पर ग्रामीण अंचल की, तो आपके डिंडौरी ज़िले का एक इतिहास रहा है, क्योंकि आप लोग नर्मदा के निवासी हैं और नर्मदा नदी का होना एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है एक दिव्य स्थल से और कहा जाए कि एक पूजनीय स्थानों में से जो तो माना जाता है। तो क्या आज इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है वो कितना हुआ होगा? क्या आपको लगता है, क्या एक अनुमान होगा कि जैसे इससे पहले के जो विधायक रहे, जो इस विधानसभा क्षेत्र के जो इससे भी पूर्व रहे और आज वर्तमान में जो है, तो कितना गतिविधियों को संचालन करते हैं यहाँ पर, कितना लोगों का विकास हुआ होगा? अभी 75 साल आज़ादी के बीतने के बाद भी अभी मेरी उतना उम्र तो नहीं हुई है, फिर भी 42 मेरा जो उम्र है, और जब से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि विकास का नाम यहाँ पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है। विकास कहीं ज़मीन स्तर में जाकर देखें तो विकास का नाम कोई दिख नहीं रहा है। जैसे कि यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ की जो व्यवस्था है, जब से यहाँ पर विधायक चुन के गए, विधानसभा में गए, सांसद प्रतिनिधि गए, लोकसभा में भी गए, पर यहाँ के जो आदिवासी जो क्षेत्र है, यहाँ के जो कल्चर है, उसके बारे में ऊपर भी किसी प्रकार की मुद्दा नहीं उठाई गई, ना विकास का कोई काम नहीं किया गया। अभी आप देख रहे हैं यहाँ की जो स्थिति है, आप प्रत्येक गांव में जाकर देखें, विकास कहने के रोड तो बना दिया गया है, लेकिन रोडों की स्थिति इतनी गंभीर है, आप अभी भी जाकर क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ रोड ही का ही काम हमने किया है। पर मुझे तो विकास का नाम, जैसे विकास तो मैं सबसे पहले ये समझता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार को आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे देना चाहता हूँ, विकास तब होगा शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा बहुत सही रहेगा, तभी हो सकता है। प्रत्येक गांव में आप जाकर देखें तो स्कूल की जो व्यवस्था है, स्कूल है नहीं, वहाँ पर हमारे बच्चे झोपड़ी में पढ़ रहे हैं और आज भी टाट पट्टी में बैठ रहे हैं, तो टाट पट्टी भी किस नसीब नहीं है वो आज हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको।
तो इस प्रकार से शिक्षा की स्थिति आप देखें, अगर जाएं तो नदी नाले हैं, वहाँ पर पुल नहीं बने हैं, डैम नहीं बने हैं, छोटे छोटे जैसे हमको पार करना है या कि उनसे हम उनको किसी भी प्रकार से उपयोग करना है, तो इस प्रकार से स्थिति है। तो विकास तो मुझे नहीं दिख रहा है, सभी एक प्रकार से जुमला है। और रही स्वास्थ्य के मामले में, तो जिला अस्पताल यहाँ से जो हमारी लंबाई चौड़ाई है, डिंडोरी जिला का 195 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में बसा हुआ है और जिला अस्पताल एक ही है, डिंडोरी में है। अब आदमी अगर सीरियस पेशेंट है तो जिला जो स्वास्थ्य केंद्र है जो मुख्य है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, अधूरे आधे ही रास्ते में वो दम तोड़ दिया जाता है। अगर वहाँ कैसे भी परिस्थिति से अगर पहुँचाई जाती है जिला स्तर हॉस्पिटल में, तो उनको यहाँ पर रेफर जबलपुर के लिए कर दिया जाता है। जबलपुर रेफर के दौरान ही ऐसे कई घटनाएं हमारे बीच में ही घटित हो गई, लेकिन आज तक शासन प्रशासन के द्वारा इन बातों पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं किया गया। अभी हाल फिलहाल देखिए क्या है, मौजूदा स्थितियों में देखा जाए कि अगर अभी कुछ महीनों पश्चात चुनाव होने वाले हैं और लगातार जो है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आपकी पार्टी हो या कोई भी हो, धीरे धीरे जो है तो सीटों का वितरण कर रही है। यहाँ पर दावेदार बनाए जा रहे हैं, प्रत्याशी जो है तो बनाए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता के आधार पर अगर देखा जाए तो देखिए जो क्षेत्र की गतिविधियाँ होती हैं उन पर आपका कितना मानना होता है कि हमें कितना काम करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, तो एक समस्या और भी उत्पन्न होती है यहाँ पर, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन क्षेत्र के मजदूर कहाँ काम करने जाते हैं? देखिए, डिंडोरी जिला में लगातार अभी से नहीं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब क्षेत्र है ये, यहाँ पर उनको रोज़गार के मुहैया किसी भी प्रकार का साधन नहीं है। तो वो अन्य स्टेटों में, अन्य प्रदेशों में वो अपना जाकर पलायन कर अपना मजदूरी कर अपना पालन पोषण बाल बच्चों की कर रहे हैं और मजबूरी में उनको जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर विकास, जैसे आपने अभी कहा कि विकास के मामले, तो विकास अगर यहाँ से हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक या उनके सांसद जनप्रतिनिधि या मध्य प्रदेश जो शासन वर्तमान में भाजपा की बैठी है, अगर आज आदिवासियों के लिए उनके सिर्फ एक वक्तव्य रह गया है, कहीं वह रहते हैं तो आदिवासियों का नाम लिया जाता है, एक प्रकार से दिल जीतने का काम कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता अगर आदिवासियों को वास्तव में उनके दिल में जगह होती तो आदिवासी जिलों में जो पलायन हो रहे हैं, मजबूर हैं पलायन होने, अन्य राज्यों में हो रहे हैं और अन्य राज्य से 2 महीना 4 महीना 6 महीना में आकर अपना घर की गुजर बसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था, जैसे कि अगर यहाँ पर कोई उद्योग कारखाने खोल दिए होते तो यहाँ जो जितने पलायन कर रहे हैं मजदूर वर्ग के लोग, जो गरीबी से तंग हो चुके हैं, उनको किसी प्रकार की शासन की योजना नहीं मिल रही है। जैसे योजना मिल भी रही है तो उनको आधा अधूरा ही योजना मिल रही है, जैसे कि 100% नहीं मिल रही, 50% मिल रही। 50% को लोग वहीं अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा वहाँ बंदर बांट कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मजबूर होकर लोग पलायन हो रहे हैं। और तो यहाँ पर मैं तो ये समझता हूँ, डिंडोरी जिला में हमारे यहाँ पर जंगली एरिया है, यहाँ की लकड़ियाँ बाहर जा रही हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार, मैं ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार अगर यहाँ पर एक आरा मशीन खोल देती है तो कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर जो राघोपुर मरवारी बांध रहा है, तो मैं ये जहाँ तक ये समझता हूँ कि जो 52 गांव को विस्थापन करने का जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग अगर 2 से 3 एकड़ के तालाब छोटा सा बनाकर 10-10, 15-15 मेगावाट का बिजली उत्पादन कर, वहाँ से कम नहीं तो 60 से 70 हज़ार लोगों को वहाँ पर भी रोजगार मिल सकता है। लेकिन सरकार को ये ऐसे करने वाला, प्लानिंग करने वाला ही, और जो जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं, हमारे क्षेत्र से चुन के जाते हैं, तो जनता को भी ये समझना चाहिए कि जनप्रतिनिधि किस प्रकार से होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, नॉलेजमेंट उनके पास में रहना चाहिए, सारी चीज़ें जानकारी उनके पास में उपलब्ध हो और जैसे जनहित का काम करने वाला व्यक्ति हो, इसको पहचानने में जनता को अब पहचानना चाहिए। क्योंकि लगातार मैं अभी देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस
तीसरा विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर में अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में 10 वर्षों के अंदर हमने राष्ट्र पार्टी आम आदमी पार्टी हो गई है। उस पार्टी का मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति आम आदमी पार्टी जिला डिंडोरी के हूँ। और मैं ये निवेदन करता हूँ, जो दिल्ली मॉडल है, हमने जो दिल्ली मॉडल है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। और आम नागरिक को जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी नहीं मिलेगी तो मुझे तो नहीं लगता कि ये विकास उन तक पहुंच पा रही है, क्योंकि विकास उन तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर शिक्षा का स्थिति देखी जाए तो बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए विकास तो कुछ होना ही नहीं है। लोग बेरोजगार होंगे उससे। आज पढ़े लिखे हैं, आज एक से क्वालिफाइड लड़के हमारे ट्राइबल क्षेत्र में घूम रहे हैं, रोडों में घूम रहे हैं, लेकिन आज नौकरियां बंद हैं, पूरे कंपनियां बिक चुकी हैं, जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को जानकारी है। तो रोजगार मुहैया तो मुश्किल है। अगर कारखाने या उद्योग खोल दिए जाते तो कम से कम जो पलायन हो रहे हैं मजदूर, वो मजदूर हमारे ज़िला में ही अपना मजदूरी या घर का पालन पोषण कर सकते हैं। देखिए, अभी सरकार तो, हालांकि देखिए अब सरकार पर विषय अगर आता है तो सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर अभी जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना का जो है तो शुभारंभ किया गया। तो क्या है, सरकार तो कहीं ना कहीं पर दे रही है ना। देखिए, सिस्टम उसने जो लाया है लाडली बहना योजना, तो लाडली बहना योजना तो लाया है, मैं मानता हूँ ठीक है। परंतु अगर लाडली बहना जो योजना आपने 1000 रुपया हर महीने को देने का अगर आपने प्रयास किया है, तो सबसे पहले तो मैं सरकार को ये कहता हूँ कि उनकी कोठी में है अनाज की नहीं है, तब बांट रहे हो आप। अगर आपकी कोठी में अनाज नहीं है और आप दिखावा के रूप में कहीं से लाकर आप बांट रहे हैं, तो ये अन्याय, एक प्रकार से छलावा है, जनता को अन्याय कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। एक आपने 17 से 18 सालों तक आपकी सरकार थी, इसके पहले आपने लाडली बहना योजना क्यों लेके नहीं आए भैया? अभी लेके आए हो आप। दिल्ली में हमने, पंजाब में आज से 1.5 साल पहले प्रत्येक महिला को 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि, चाहे गरीब हो या अमीर हो, एक घर में 5 महिला हो या 10 महिला हो या 1 महिला हो, वहाँ पर हमारी ये योजना आज से 1.5 महीना पहले लागू है, जिसका नकल करने में मध्य प्रदेश के सूरज मामा कोई कसर नहीं कर रहे हैं। परंतु इससे उनको फायदा होने वाला नहीं है, जनता बहुत समझदार है। देखिए, अभी जैसे इस योजना की बात अगर हम करें तो लॉकडाउन का समय था, कहीं आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन के समय में इस योजना का संचालन करना था? हाँ, अगर इतना ही है, उनको अगर वोट से, अगर उनको वास्तव में अगर समाज का सेवा करना था, बहनों की अगर राखी पहननी थी उनको, तो लॉकडाउन के जो समय बहुत विकट स्थिति, विकराल स्थिति में हमने हमारे लोगों ने, इस देश की जनता ने जो निकाली, उस समय अगर काश लागू कर दिए होते तो आज दाने दाने के लिए उस समय नहीं होते। आज उनको अगर ये जो आज सुविधा मिल रही है उनको पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन आज वो क्यों इसलिए कर रहा है कि मध्य प्रदेश में इनकी जो ग्राउंड की जो गणना है 0% है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार गिर रही है। और सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि मामा जी, दिल्ली के जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ पर टीम आके लगातार काम कर रही है और संघर्ष कर रही है, उसमें उसकी हड़बड़ाहट चालू हो गई है। निश्चित है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का कोशिश में लगी हुई है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डिंडोरी है, दोनों विधानसभा में हम पूरी तैयारी से, पूरी ताकत से हम अपना विधायक बनाने में सफल होंगे। एक तरफ देखिए क्या है कि आज मैनिफेस्टो की बात आती है, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो हो या चाहे कांग्रेस का हो, देखिए 2 बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं, इनके मैनिफेस्टो में जो है तो रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा गायब होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताऊँ, मैं आप बता देना चाहता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस में मैनिफेस्टो तो लाई जाती है पब्लिक के सामने घोषणा के रूप में, तो आज तक मैंने नहीं देखा, इतनी घोषणाएं करी हैं इनने, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि सभी घोषणाओं पर काम किए हो। घोषणा तो कर देते हैं,
अब तीसरा विकल्प नहीं है पब्लिक के पास। इस बार बीजेपी तो इस बार कांग्रेस, इस बार कांग्रेस तो इस बार बीजेपी, यही हो रही है। लेकिन तीसरा विकल्प आ गया है, हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। गारंटी कार्ड अभी भाजपा को आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, घोषणा क्या होता है और गारंटी क्या होता है। हम गारंटी कार्ड बांट रहे हैं और गारंटी कार्ड हमें अगर मौका 5 साल के लिए अगर जनता समय देती है तो हम 5 साल के बाद जो हमारी गारंटी कार्ड है 10 अभी हमने निकाला है और अभी और निकलेंगे अभी क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के, इस देश के लिए, मतलब अपने मध्य प्रदेश के लिए। तो हम इस गारंटी को अगर हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर तैयार सरकार बनाते हैं और हम 5 साल अगर चला लेंगे तो हम वो गारंटी कार्ड लेकर हर नागरिक, हर जनता के पास जाएंगे कि भैया हमारी जो आपने जो हमको यहाँ पर जिता के लाया है, आज हमारी सरकार बनी, हम पुनः अगर आपको लगता है कि इतनी गारंटी है, इन गारंटी में अगर हम किसी बिंदु पर अगर हमने काम नहीं किया है तो आप हमको बता सकते हैं। अगर आप पूरी गारंटी जो कितने प्रकार की जो गारंटी है, 15 या 20 गारंटी जो भी होंगे, उस गारंटी का काम नहीं करेंगे हम, तो आप बता दीजिए कि हम काम किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर हमने काम किया है तो वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया है तो वोट मत देना, क्योंकि हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, आपको हम गारंटी। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड भी रहेगा उसके साथ में, गारंटी कार्ड के साथ में हमारा रिपोर्टिंग कार्ड रहेगा। हम जब जनता के पास में आएंगे, आने वाली जो विधानसभा है, अगर हम पूर्ण बहुमत से यहाँ पर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पुनः जब हम चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में, तो हम रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। हमारे पार्टी का ये रूल्स है। तो देखिए, मान लीजिए आपको अवसर मिलता है तो आप डिंडौरी ज़िले के लिए, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि दोनों विधानसभा सीट आप लोग जीते हैं या जीत भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको अवसर मिला तो आप कैसा बदलाव लाना चाहेंगे डिंडौरी ज़िले के लिए? मैं सबसे पहले तो देखिए, हमारा जो फोकस है आम आदमी पार्टी के जो गाइडलाइन है, हम गाइडलाइन के अनुसार से ही काम करेंगे। जिस सबसे पहले हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और जो मजदूर यहाँ पर से पलायन हो रहा है और यहाँ पे जिले से जो विस्थापन किया जा रहा है बांधों से, उन बांधों को निरस्त कराने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो लगातार सबसे पहले हमारा मुद्दा यही है, क्योंकि हम क्षेत्रीय मुद्दा लेके चलते हैं। यहाँ ग्रामीण अंचल के लोग हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये कोई शहरी क्षेत्र नहीं है डिंडौरी जिला। इसलिए हम ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे समस्याओं को लेकर समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी। क्योंकि जैसा आज अमर जी बता रहे हैं हमें कि इस क्षेत्र की जो स्थितियां हैं, तो वाकई में कहीं ना कहीं पर आज पूरे मध्य प्रदेश में देखने लायक बात होती है कि क्षेत्र में एक विधायक चुना जाता है, जनता उन्हें चुनाव में जिताती है, जीत दर्ज कराती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो काम करने की आवश्यकताएं हैं, जिस रूप और प्रतिरूप को आज देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं पर उसमें हकीकत में जो है तो उन क्षेत्रों में काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि आज से 5 साल पहले जो स्थितियाँ होती थी वही स्थिति आज भी है। लोगों ने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, लंबी लंबी सड़कें बनाई, लेकिन क्या उन सड़कों के कार्य पूरे हो गए? आज आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने देखा होगा टोल नाकों में बराबर जो है तो टोल नाके का पैसा लिया जा रहा है, लेकिन उन सड़कों की स्थिति कौन देखेगा? आज ग्रामीणांचल क्षेत्रों में आप चले जाइए। अभी जब मैं डिंडौरी की ओर आ रहा था, इधर मैं आपको बताऊं कि जो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर से जैसे सहपुरा का लगता है, वहाँ पर हम देख रहे थे कि कई जगहों पर जो है तो आने जाने का मार्ग नहीं होता है। कई जगहों पर, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर आज भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी कहीं पर पहाड़ों के ऊपर रहने को मजबूर हैं और वही झुग्गी झोपड़ी जैसी स्थितियाँ होती हैं। तो कहाँ है सरकार और कहाँ है सरकार का विकास तंत्र और कहाँ है वो विधायक जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि अगर हम आते हैं तो हम बहुत कुछ करेंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। दूसरी बात, आज जो नर्मदा परियोजना की बात है, कहीं ना कहीं पर बात सही है कि अगर इसको सिस्टम से लागू किया गया होता तो आज लोगों को रोज़गार मिलता और कई सारी उपलब्धियां हासिल हो सकती थी। लेकिन ये नर्मदांचल जो है तो आज धीरे धीरे कहीं कहीं आज जिस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थितियां हैं, विस्थापन को लेकर के हो, चाहे फिर रोज़गार को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य या शिक्षा के मामले में, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है। तो चलिए, अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर और कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।